नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 11 का अनिवार्य हिंदी विषय है वो पढ़ेंगे और शुरुआत कर रहे हैं अपन व्याकरण से, जिसके अंतर्गत पहला ही प्रकरण है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को आलेख भी कहते हैं या अंग्रेजी शब्द है रिपोर्ट। तो ये प्रतिवेदन क्या है, आलेख क्या है या रिपोर्ट क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। परिभाषा संबंधी, विशेषता संबंधी और परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, इन सभी से संबंधित इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो शुरुआत में हम इस प्रतिवेदन या आलेख जो है या अंग्रेजी शब्द जो रिपोर्ट है उसकी सामान्य परिचय की बातचीत करते हैं। तो देखिए, प्रतिवेदन रिपोर्ट है क्या। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। ये प्रतिवेदन या आलेख शब्द है, अंग्रेजी में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रिपोर्ट के नाम से जाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, चाहे प्रतिवेदन नाम आए, आलेख आए या रिपोर्ट आए, तीनों का एक ही अर्थ होता है। यह एक लिखित विवरण होता है। यह कैसा रूप है, लिखित रूप है, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल या विभाग द्वारा किए गए विशेष कार्यों की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब, कोई भी संस्था हो, कोई भी सभा हो, दल हो या विभाग हो, वो कोई विशेष आयोजन करता है तो उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो प्रतिवेदन या रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है। जैसे कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना कि उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, तो वो रिपोर्ट ही हिंदी में शब्द क्या, उसके लिए प्रतिवेदन शब्द है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, प्रगति, जांच या परिणाम की जानकारी देना होता है। इस प्रतिवेदन या रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि जो इससे संबंधित व्यक्ति है उनको इस संस्था के क्या कार्य है, उसका विकास, उसकी प्रगति के बारे में, उसकी जांच के बारे में या परिणाम के बारे में बताना होता है। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत की जाती हैं, प्रतिवेदन या आलेख या रिपोर्ट के अंतर्गत की जाती है। तो सामान्य रूप से अपन कहते हैं प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है कि व्यक्तियों को संस्था के कार्यों, प्रगति, जांच या परिणाम की जानकारी देना ही क्या है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। आगे देखिए, इससे संबंधित प्रतिवेदन के प्रकार। अब ये जो अपन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं, ये आलेख प्रतिवेदन के प्रकार क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विषय के आधार पर प्रतिवेदन के निम्न भेद या प्रकार बताए जा सकते हैं। किसके आधार पर बात कर रहे हैं अपन, विषय के आधार पर। तो कौन कौन से इसके प्रकार हैं, उनकी एक एक की बात करते हैं। नंबर 1, किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन। कोई सभा हो रही है, गोष्ठी यानी कोई समारोह आयोजित हो रहा है, कवि सम्मेलन या ऐसे, या कोई सम्मेलन हो रहा है, उससे संबंधित जो रिपोर्ट प्रतिवेदित की जाती है उसको सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन कहते हैं। तो पहला प्रकार हो गया किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन। नंबर 2, किसी शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था का मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रतिवेदन। कोई भी शैक्षणिक संस्था है, जैसे स्कूल है या कोई ऑफिस है, धार्मिक संस्था है, मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह, सामाजिक संस्था है, हमारे समाज संबंधी संस्था है, उनकी मासिक रिपोर्ट, 1 महीने में उनके कार्यों की जानकारी, त्रैमासिक 3 महीने में उनके कार्यों की जानकारी, अर्धवार्षिक 6 महीनों में उनके कार्यों की जानकारी, या वार्षिक यानी साल में एक बार, पूरे वर्ष में उनके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन सभी से संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो क्या कहलाती है, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था का प्रतिवेदन कहलाता है। उसमें मैंने क्या कहा, महीने के आधार पर होती है वो मासिक प्रतिवेदन होता है, जो 3 महीनों में एक बार वो त्रैमासिक होता है, जो 6 महीनों में एक बार हो वो अर्धवार्षिक कहलाता है, और जो साल में एक बार है वो वार्षिक प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार
व्यवसाय की प्रगति का प्रतिवेदन, जिसको एक शब्द अपन कह सकते हैं कि व्यवसायिक प्रतिवेदन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसको? व्यवसायिक प्रतिवेदन। अर्थात व्यवसाय यानी काम धंधा, उसके विकास के जो कार्य योजना तैयार की जाती है, प्रतिवेदन उसकी रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो व्यवसायिक प्रतिवेदन या व्यवसायिक रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। नंबर 4, जांच समिति या जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। कोई भी कमेटी है जो जांच करती है या कोई आयोग है जिसके द्वारा जांच की जाती है, वो जो रिपोर्ट पेश करती है वो क्या कहलाता है? जांच समिति या जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। तो देखिए अलग अलग आधार पर उसके प्रकार भी अलग अलग प्रकार के बताए गए। तो हमने इनके कुल कितने 4 प्रकारों की बातचीत इसके अंतर्गत की है। कौन कौन से? एक बार पुनः देखें चारों के बारे में। किसी सभा गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन, किसी शैक्षिक धार्मिक या सामाजिक संस्था का, महीने में एक बार है तो मासिक, 3 महीने में एक बार है तो त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार है तो अर्धवार्षिक और साल में एक बार है तो वार्षिक प्रतिवेदन। व्यवसाय के विकास या प्रगति संबंधी जो प्रतिवेदन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक प्रतिवेदन कहते हैं। और किसी समिति या आयोग द्वारा जांच की जाती है और आवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसको जांच समिति या जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवेदन के 4 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। आगे और बात करते हैं प्रतिवेदन के गुण। इसके अंदर कौन कौन से गुण समाहित होने चाहिए? तो देखिए 6-7 गुणों की बात भी हम इसके अंतर्गत विस्तार से करते हैं। नंबर 1, प्रतिवेदन पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है वो एकदम पूर्णतः कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, अगले को पूरी जानकारी समझ में आनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिवेदन तथ्यात्मक एवं विश्वसनीय होना चाहिए। सारगर्भित भी हो और एकदम तर्कपूर्ण हो तथा विश्वसनीय, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। नंबर 3, प्रतिवेदन की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। इसमें ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो सरल और सहज शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उसमें मैं हम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे प्रतिवेदन के अनुसार कभी भी उत्तम पुरुष यानी खुद के लिए, व्यक्ति के अपने लिए मैं, हम, हमारा ऐसे शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। चौथा गुण इसका है प्रतिवेदन में संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। जितना संक्षिप्त हो उतनी संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए? संक्षिप्त और आकर्षक होनी चाहिए। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। नंबर 5, तथ्यों को क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत इस प्रकार रखना चाहिए जिससे पूरी जानकारी सुलभ हो। जो तथ्य, जो आप रिपोर्ट में बातें समाहित कर रहे हैं, एक तो उनका क्रम लेवल होना चाहिए, एक बात हो वो तर्कपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को, उसको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। इस बात का भी इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। छठी विशेष इसका गुण देखिए, प्रतिवेदन एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। हर प्रतिवेदन का एक कोई न कोई शीर्षक होना चाहिए ताकि शीर्षक से ही उसकी सामान्य जानकारी हमें प्राप्त हो सके। तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया जाए उसका शीर्षक होना अनिवार्य है। नंबर 7 गुण, प्रतिवेदन की विषय वस्तु के तथ्यों को दृष्टिगत रखकर अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है या जो प्रतिवेदन अपन कहते हैं हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसकी जो भी विषय वस्तु है, जो बात अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको अलग अलग अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ में लिखना चाहिए। एक बड़ा है तो ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यू लिखते जाए, नहीं, उनको छोटे छोटे अनुच्छेदों में, पैराग्राफ में बांट दे और फिर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पढ़ने वालों को हर बात आसानी से समझ में आ सके। तो इस बात का भी हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या प्रतिवेदन से संबंधित कुछ गुण दे रखे हैं।
आगे देखिए इससे संबंधित प्रतिवेदन लिखने की विधि, इसको किस प्रकार लिखा जाए, लिखने का तरीका क्या है, उससे संबंधित अपन बातचीत करते हैं। तो नंबर 1 देखिए, प्रतिवेदन लिखने से पूर्व सारे तथ्यों को संकलित कर लेना चाहिए। जो भी आप प्रतिवेदन रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे पहले उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो सारा मैटर आपके पास होना चाहिए। उसे संकलित कर दें ताकि लिखते समय किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो नंबर 1, प्रतिवेदन लिखने से पूर्व सारे तथ्यों को संकलित कर लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है इसमें, संस्था का नाम। जिस संस्था के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उस संस्था का नाम, बैठक का उद्देश्य, उसके द्वारा जो बैठक रखी गई है या सभा की गई है उसका उद्देश्य क्या है, वो भी उस रिपोर्ट में प्रस्तुत होना चाहिए। आयोजन स्थल, उस सम्मेलन का या सभा का आयोजन कहाँ किया गया, उस बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ, उस आयोजन स्थल का नाम होना चाहिए। समय, ठीक है ना, तो जो आयोजन का समय क्या है वो भी प्रस्तुत होना चाहिए। तथा दिनांक की सही जानकारी प्रतिवेदन में आ जानी चाहिए, तथा बैठक कब आयोजित की गई उसकी दिनांक भी होनी चाहिए। तो इसमें देखो 4-5 बातें की दूसरे बिंदु के अंतर्गत कि जो संस्था बैठक आयोजित करी उसका नाम, उसने जो बैठक आयोजित किया उसका उद्देश्य क्या, वो कहां पे की, आयोजन का स्थल, समय क्या था, समय टाइम, समय के बारे में, और दिनांक कब की गई, ये दिनांक, ये सारी बातें प्रतिवेदन में आ जानी चाहिए। तो ये सामान्य बात भी हमें इसके अंतर्गत ध्यान रखनी होती है। तीसरी बात देखिए विधि के अंतर्गत, कार्यक्रम में मंच पर कौन कौन विराजमान थे, जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, जो जो आते हैं मुख्य व्यक्ति, तो कौन कौन विराजमान है। अध्यक्षता किसने की, उस आयोजन के अध्यक्ष कौन थे, उनकी जानकारी। कार्यक्रम का संचालन किसने किया, एंकरिंग जिसे अपन कहते हैं, तो संचालन का दायित्व किसके पास था, उनकी जानकारी। कौन कौन से वक्ताओं ने क्या क्या बात कही, उस बैठक में, आयोजन में जिन जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी उनके नाम और उन्होंने क्या क्या बात कही उसकी जानकारी। तथा आमंत्रित अतिथियों में से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम सहित देना चाहिए, और जिन जिन अतिथियों को आपने आमंत्रित किया है उनमें से जो प्रमुख व्यक्ति कौन है उनके नाम भी उस रिपोर्ट में, प्रतिवेदन में होने चाहिए। तो ये सामान्य बातें भी उसके अंदर समाहित होती है। तो तीसरा बिंदु हमने क्या पढ़ा कि जो बैठक या कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें मंच पर कौन कौन विराजमान थे उनकी जानकारी प्रतिवेदन के अंतर्गत होनी चाहिए। उस बैठक या सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, उनकी जानकारी हो। उसका संचालन किसने किया, उनके बारे में जानकारी, तथा उस कार्यक्रम को, सम्मेलन को जिन जिन वक्ताओं ने संबोधित किया, तो किस वक्ता ने क्या बात कही, इसकी भी जानकारी प्रतिवेदन के अंतर्गत होनी चाहिए। तथा जिन अतिथियों को आपने उस सम्मेलन में आयोजित क्या किया, आमंत्रित किया है, उनमें से जो प्रमुख प्रमुख नाम है उनका नाम भी प्रतिवेदन के अंतर्गत लिखा होना चाहिए। तो ये इसकी तीसरी बात बताइए। विधि के अंतर्गत चौथी बात देखिए, संस्था की गतिविधियों एवं लिए गए निर्णयों की जानकारी भी रिपोर्टिंग करते समय दे। जो संस्था क्या करी है, कार्यक्रम आयोजित करी है, उसकी कौन कौन सी गतिविधियां हैं, उनकी गतिविधियों की जानकारी, तथा उस संस्था द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं उनकी भी जानकारी उस प्रतिवेदन के अंतर्गत, उस रिपोर्ट के अंतर्गत रिपोर्टिंग करते समय देनी चाहिए, ताकि लोगों तक उस संस्था की गतिविधियों और उनके निर्णयों की जानकारी पहुंच सके और वो पढ़ करके उसके बारे में अच्छे से जान सके। पांचवी बात, कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी नाच गान जो होता है, उनका विवरण कलाकारों के नाम सहित देना चाहिए। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस किस कलाकार ने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया उसका भी वर्णन उसके अंतर्गत होना चाहिए।
और छठी बात, यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय उस कार्यक्रम में लिया गया हो उसे भी रिपोर्ट बनाते समय प्रस्तुत करना चाहिए। जो सम्मेलन आयोजित हुआ है, बैठक आयोजित हुई है, उसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले गया हो संस्था की ओर से या जो आमंत्रित जो अतिथि थे उनकी तरफ से, तो रिपोर्ट बनाते समय उस रिपोर्ट में, प्रतिवेदन में उस बात को भी स्थान देना चाहिए, उस बात को भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं 5 है, उनका हमें मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए ताकि एक प्रतिवेदन तैयार करते समय, एक रिपोर्ट लिखते समय ये सारी सामग्री तैयार होगी तो लिखने में आसानी होगी और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी। उसका जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 बातें हैं जो प्रतिवेदन लिखने की विधि के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, अब जो हमने ये पढ़ा सा, ये क्या थी? देखो, मुख्यतः बात है कि प्रतिवेदन होता क्या है, उसके गुण क्या है, उससे संबंधित सामान्य बातें क्या है, लिखते समय हमें क्या क्या जानकारियां रखनी चाहिए, ये सारी सामान्य बातें हमने की। अब अपने परीक्षा में इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है कि प्रतिवेदन के प्रमुख गुण कौन से हैं, ये लिखते समय कौन कौन सी विधियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर उनकी सामान्य जानकारी। परंतु प्रश्न यह होता है कि आपको एक विषय दिया होता है कि इस विषय पर आपको प्रतिवेदन तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, तो किस प्रकार, उसके बारे में अपन कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रश्न ले रहे हम ताकि प्रतिवेदन को लिखने का जो सार है वो हमारे समझ में आ सके। प्रश्न है, अपने विद्यालय में आयोजित 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के समारोह पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। माना कि उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि जो कल का जो दिन बीत चुका है वो 26 जनवरी था। आपके विद्यालय में 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कैसे मनाया, किस समय मनाया, कौन कौन उपस्थित था, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, उनको संक्षिप्त में एक जानकारी दें। ऐसा तो कार्यक्रम 3 4 घंटे पूरे प्रस्तुत करेंगे तो बहुत सारे पेज, परंतु अपन को संक्षिप्त में 5-7 लाइनों के अंतर्गत उसको समझाना होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी प्रतिवेदन तैयार करना है तो सबसे पहले वो कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ, उस संस्था का नाम और क्या कार्यक्रम है वो हेडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो मुख्य, जिसको अपन शीर्षक कहते हैं, तो देखो उत्तर के अंतर्गत पहले शुरुआत में हमने शीर्षक लिया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर जोधपुर में गणतंत्र दिवस का आयोजन। उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, कोई भी स्कूल का नाम लिया जा सकता है, तो ये उसकी क्या होगी, हेडिंग। तो इससे मालूम पढ़ने वालों को भी रिपोर्ट पढ़ने का मालूम पड़ जाता है कि इस स्कूल में गणतंत्र दिवस का जो आयोजन हुआ है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। अब देखो ये कब हुआ था, 26 को, तो रिपोर्ट दूसरे दिन प्रस्तुत होती है। तो देखो क्या है, कहां पे हुआ है, जोधपुर जिले, तो बात की हमने जोधपुर। दूसरा दिन 26 के दूसरे दिन 27 जनवरी। क्या लिखा आप देखो इससे संबंधित, स्थानीय विद्यालय में, स्थानीय यानी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर जोधपुर, स्थानीय विद्यालय में कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। क्या क्या लिखा है कि 26 जनवरी का एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। प्रातः 8 बजे विद्यालय परिसर के आसपास के बाजारों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। क्या होती है प्रभात फेरी? प्रातःकाल विद्यार्थी इकट्ठे होकर के भारत माता के जयघोष करते हुए आसपास के इलाकों में जो घूमते हैं प्रभात के समय रैली निकालते हैं, उसको प्रभात फेरी के नाम से जाना। तो 8 बजे विद्यालय परिसर के आसपास जो बाजार थे, इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकाली। आगे 8:30 बजे यानी कि 8:30 पर बच्चे मुख्य हॉल के कतारबद्ध खड़े हो गए। स्कूल का जो मुख्य हॉल था उसके सामने कतारबद्ध यानी पंक्तिबद्ध खड़े हो गए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई तथा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको सलामी। तो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसके बारे में लिख दिया। और क्या हुआ देखिए, इसके साथ ही राष्ट्रगान सामूहिक रूप से गाया गया। सलामी देने के बाद
राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। तो सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया, उसकी जानकारी लिखी गई। इसके अलावा और क्या हुआ, इस अवसर पर विद्यालय एनसीसी छात्र अपनी वर्दी में थे। एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म होते हैं वो पहन के आते हैं, तो उनकी जानकारी हमने दे दी कि विद्यालय में एनसीसी जो छात्र थे वो अपनी वर्दी में आए थे। उन्होंने प्रधानाचार्य को सलामी दी। उन्होंने क्या, परेड करते वो, और परेड के माध्यम से विद्यालय के जो सर्वे सर्वा कौन होता है, प्रधानाचार्य, उनको सलामी दी गई। प्रधानाचार्य व अध्यापकों ने गणतंत्र दिवस के महत्व से परिचित कराया। फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने और अध्यापकों ने गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में विद्यार्थियों को बताया, तो उसका परिचय कराया। तथा देश के लिए सब कुछ बलिदान करने की भावना जागृत की, तथा देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने की, बलिदान करने की प्रधानाचार्य जी और अध्यापक जी ने लोग विद्यार्थियों के बीच में ये भावना जागृत की, तो उसके बारे में हमने लिखा। छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत गाए। विद्यार्थियों ने भी राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण गीत गाए, तो राष्ट्रभक्ति का जज्बा देखने को मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बारे में लिखा, ठीक है। और अंत में मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया या समापन की घोषणा कर दी। तो अंत में मिष्ठान, जो लड्डू वगैरह वितरित होते हैं, मिष्ठान वितरित किया गया और कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया उसके बारे में। तो देखो प्रिय विद्यार्थी, जो मुख्य मुख्य बातें थी वो उसके अंतर्गत, क्या 8 बजे विद्यार्थियों ने क्या किया, 8:30 बजे क्या हुआ, कौन से कार्यक्रम के बाद कौन सा कार्यक्रम, अगली कड़ी में कौन सा कार्यक्रम रखा गया। तो उस आयोजन के अंतर्गत जो जो कार्यक्रम थे वो क्रमबद्ध हमने और तथ्यात्मक रूप से उसके अंतर्गत वर्णन किया, तथा 7-8 लाइनों में संक्षिप्त में उसे समझा दिया। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। इसे ही अंग्रेजी में रिपोर्ट और हिंदी में प्रतिवेदन के अलावा आलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रतिवेदन लिखने का एक तरीका बताया गया है। और उदाहरण देखते हैं इसके अलावा, नगर में आयोजित कवि सम्मेलन पर एक प्रतिवेदन लिखिए कि अपने जोधपुर में कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया है, ठीक है ना। और उस आयोजन में देखो बाहर से बहुत सारे कवि आते हैं, तो उन सभी का बारे में सामूहिक रूप से अपन को एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, 8, 10, 12 लाइनों की जो भी है। तो सबसे पहले शीर्षक देखो क्या लिखा है, साहित्यिक संस्था परिमल के तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन। अब किसने कराया ये सम्मेलन, परिमल नामक संस्था है, साहित्यिक संस्था, तो उसका नाम लिखा, उसके तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन, ये बन गया उसका शीर्षक। अब इससे संबंधित जो बात है वो एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करनी है। रिपोर्ट में कहा जोधपुर की बात है, तो जोधपुर या जो भी शहर है उसका, ठीक है ना, जो की गई उसके दूसरे दिन आती है, तो 25 नवंबर, यानी कि प्रस्तुत 25 नवंबर को की जा रही है। इसका मतलब कवि सम्मेलन कब हुआ, 24 नवंबर की रात को। क्या लिखा आप देखो उसमें, नगर की साहित्यिक संस्था परिमल के तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन 24 नवंबर को रावण चबूतरा मैदान में किया गया। कब किया गया, 24 नवंबर को। कहां पे किया गया, स्थान का नाम रावण चबूतरा मैदान, जिसमें बाहर से पधारे 9 कवियों के साथ साथ नगर के 3 कवियों ने भी अपनी कविताओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया। कुल कितने कवि, बाहर से कितना है, 9 कवि, तो उनकी जानकारी दी। अपने शहर के कितने कवि, 3 कवि, तो उनकी भी जानकारी इसके अंतर्गत, जिन्होंने अपनी कविता रचनाओं के माध्यम से श्रोता यानी सुनने वालों को मनोरंजन किया, तो उसकी जानकारी दी। अब कौन कौन कवि किससे संबंधित है, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, मंजुल भक्त, गीतकार सोमदत्त ठाकुर, ओम भारद्वाज, शायर वसीम अख्तर के अतिरिक्त कवयित्री सरिता त्रिपाठी, प्रभा रानी ठाकुर और प्रोफेसर कमलेश सिंह ने अपनी रचनाओं का पाठ कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। तो जो जो रचनाकार थे, ये कवि थे, उनके नाम दे दिए कि हास्य के ये कवि थे, ये गीतकार मौजूद थे, ये शायर मौजूद थे, ये सारी कवित्रियां थी, है। इन सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं का जो मंत्र मुग्ध कर दिया, मनोरंजन किया, इसलिए उनका नाम दे दिया। इसके अलावा क्या है, स्थानीय कवियों शकील जोधपुरी, प्रेम कुमार चौहान और चंद्र प्रकाश माथुर की रचनाओं को श्रोताओं ने खूब सराहा। स्थानीय जो 3 हमने कवियों का लिखा, उनके नाम लिखे और उनकी रचनाओं का शहरवासियों ने बहुत अच्छे प्रशंसा की, उसके बारे में भी जानकारी दी।
मंजुल भट्ट ने सरस्वती वंदना की। कवि सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से होती है? सरस्वती वंदना। और किसने की सरस्वती वंदना? मंजुल भट्ट ने, तो उसका नाम हमने समाहित किया। इसके अलावा अध्यक्षता, कवि सम्मेलन की अध्यक्षता नगर निगम उत्तर की मेयर विनीता सेठ ने की। ठीक है ना, मेयर होती है अध्यक्ष जो नगर निगम की प्रमुख होती है। तो काल्पनिक अपने वनीता सेठ है, उसका नाम दे दिया कि उसने उसकी क्या की? अध्यक्षता की, तो अध्यक्ष का नाम दे दिया। रात्रि 9 बजे प्रारंभ, कवि सम्मेलन में गीतकार सोमदत्त ठाकुर का गीत मेरे भारत की माटी है चंदन और अभी। कब शुरू हुआ? रात 9 बजे से। और गीतकार कौन? सोमदत्त जो ठाकुर कवि है, उसने एक अच्छा सा गीत गाया, मेरे भारत की माटी है चंदन और अभी, तो उस शीर्षक का नाम दे दिया। वसीम अख्तर की गजलों के बारे में लिख जो गाई उनकी जानकारी दी। ओम भारद्वाज ने गीत गाए, उनकी जानकारी दी। तो इनके गीत की सराहना श्रोताओं ने की, तो सुनने वालों ने उनकी बहुत प्रशंसा की, उसके बारे में जानकारी। इस प्रकार सारे कवियों की हमने जानकारी लिखी और अंत में क्या लिखा? प्रातः 4 बजे कवि सम्मेलन का समापन हुआ और दूसरे दिन 4 बजे कवि सम्मेलन समाप्त हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी जानकारी इसके अंतर्गत विस्तार से दी गई। तो ये कवि सम्मेलन के अंतर्गत प्रमुख बातें रखी जाती हैं। तो ये क्या है? प्रतिवेदन लिखने का तरीका है, किस प्रकार प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो 2 उदाहरणों के माध्यम से हमें और भी उदाहरण ले लेते हैं ताकि समझने में और आसानी रहे। प्रश्न देखिए, आपके नगर में कुछ जागरूक और समाज सेवी नागरिकों ने जल संरक्षण अभियान नाम से आंदोलन प्रारंभ किया है। अपने शहर जैसे जोधपुर की बात करें, कुछ व्यक्ति है समाज सेवी होते हैं जो जागरूक होते हैं, उन्होंने जल को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अभियान चलाया। पिछले दिनों जल संरक्षण को लेकर इन लोगों ने अनेक नुक्कड़ सभाएं की। नुक्कड़ यानी नुक्कड़ की से गली के जो मोहल्ला होता है उसके किनारे पर छोटी छोटी सभाएं आयोजित की ताकि समाज के लोगों को, गली के लोगों को लेकर के उनसे सारी बातचीत की जा सके ताकि जल का सदुपयोग हो सके। किसी एक सभा का विवरण देते हुए प्रतिवेदन, तो माना कि उन्होंने एक सभा के आयोजित की है, उसके बारे में एक विवरण, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना है। तो बताइए किससे संबंधित है? जल संरक्षण अभियान या फिर जल बचाओ जीवन बचाओ। एक शीर्षक दे दिया हमने, तो शीर्षक लिख दिया हमने जल बचाओ जीवन बचाओ। अब जैसे मैंने यहाँ जोधपुर नाम लिख दिया, अगर आप जयपुर लिखे, दिल्ली लिखे, कोई भी, और तारीख जो है मैं कि एक दिन उसके अगले दिन की, जैसे 24 नवंबर, तो काम कब हुआ? 25 को, क्योंकि दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है जो अखबार के अंतर्गत आती है। अब क्या लिखा देखो, नगर के कुछ जागरूक और समाज सेवी नागरिकों ने निरंतर बढ़ते जल संकट को देखते हुए नगर वासियों को सचेत और सक्रिय बनाने के लिए जल संरक्षण अभियान नाम से एक आंदोलन प्रारंभ किया। तो कुछ लोगों द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, उसके बारे में बता दिया। ये लोग नगर और ग्रामों में लोगों को बढ़ते जा रहे जल संकट से परिचित कराते हैं, वही इससे निपटने के सुलभ साधनों के बारे में बताते हैं। ये गांव गांव शहर में घूमते हैं, लोगों को जल संकट के बारे में बताते हैं और इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए उसके आसान तरीके, आसान साधन भी बताते हैं। पिछली नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने जीवन में जल के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ साथ भूगर्भ यानी जमीन के अंदर, भूगर्भ में जल के निरंतर गिरते स्तर की ओर ध्यान दिलाया। कि पिछले दिनों में भी एक नुक्कड़ पर सभा आयोजित की गई, इसमें जल का महत्व बताया और भूमि के अंदर भूगर्भ में जो जल स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, उसके बारे में भी उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों को फिर से अपनाने की, पुराने तरीकों को पुनः अपनाने की उन्होंने सलाह दी, उस पर बल दिया। जल का अपव्यय घोर अपराध है, जल का अपव्यय करना उन्होंने एक अपराध के समान बताया। इस बात को सभी ने स्वीकार किया और सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि वास्तव में जल है तो कल है, तो ये बात भी उन्होंने स्वीकार की। वर्षा जल के संग्रहण पर भी अनेक वक्ताओं ने प्रकाश डाला। बहुत सारे जो वक्ता थे उन्होंने वर्षा के जल को कैसे संग्रहित किया जाए उस पर, उसके बारे में बताया और उदाहरणों से अपने कथन की पुष्टि की। बहुत सारे उदाहरण दिए और अपनी बात को लोगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। वर्षा जल के संग्रहण से जहाँ खेती को लाभ होगा वही भूगर्भ का जल स्तर भी ऊपर आएगा। उन्होंने बताया
कि वर्षा जल इकट्ठा करेंगे तो खेती को तो लाभ भी प्राप्त होगा, साथ ही जो भूमिगत जल जो गिर रहा है वो भी धीरे धीरे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखिए जल किस प्रकार बचाया जा सकता है वो सारी बात बताई। यह बात वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को सही प्रतीत हुई। यह प्रसन्नता की बात है कि लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और जल संरक्षण की ओर चेतना जागृत हो रही है। तो इस प्रकार एक नुक्कड़ पर जो सभा आयोजित की गई और उसमें वक्ताओं ने जो जो बात कही वो सारी हमने की तथा लोगों ने उस बात को क्या किया, स्वीकार किया। ये भी इसके अंतर्गत हमने समेट किया। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए अपन ने क्या 2-3 प्रश्न लिया और उसके अंतर्गत बताया कि किस प्रकार एक प्रतिवेदन, रिपोर्ट या आलेख प्रस्तुत की जाती है, तैयार की जाती है, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमने उसके लिखने की विधि पढ़ी, उसके क्या प्रमुख गुण होने चाहिए, तो 4-5-6 गुणों के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार क्या है, 4 प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये सारी जानकारी हमने इसके अंतर्गत ली है। तो ये क्या इसके अंतर्गत कुछ बात है। और देखते हैं, लेते हैं। आप प्रेस संवाददाता कमलेश कुमार हैं। भरतपुर से मथुरा आते हुए आपने एक ट्रक और जीप की टक्कर देखी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना की एक रिपोर्ट अपने समाचार पत्रों को भेजी। आप खुद कौन, एक प्रेस संवाददाता अखबार के, नाम बता दिया। आप भरतपुर से मथुरा आ रहे थे, आपने एक ट्रक और जीप की टक्कर देखी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। तो अखबार को सूचना देनी, समाचार पत्रों को, तो उसकी एक रिपोर्ट आपको बनानी है। कैसे बनेंगे, तो उसकी पहले क्या लिखेंगे अपन, शीर्षक कि सड़क दुर्घटना में 3 की मृत्यु और 5 घायल। 3 लोगों की क्या होगी, मृत्यु, और 5 लोग घायल, शीर्षक हो गया, ठीक है ना। फिर जहां घटना हुई भरतपुर, 28 नवंबर जो आपने अखबार में दिया, यानी घटना कब हुई, 27 की, तो एक दिन बाद। या कभी कभी देखो शाम को भी होता है, शाम के अखबारों में भी वो आता है, सिटी में होता है, दिन में दोपहर 4 बजे के आसपास और अखबार आ जाता है। तो इन्होंने लिखा, आज दोपहर भरतपुर मथुरा मार्ग पर एक जीप और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। मथुरा से करौली देवी दर्शन को जा रहे एक ही परिवार के लोगों की जीप भरतपुर से तेल के पीपे लाद कर आते ट्रक से टकरा गई। जीप के ड्राइवर तथा एक स्त्री व एक पुरुष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब 3 लोगों की मौत होगी, एक तो ड्राइवर, एक स्त्री और एक पुरुष, उनकी वहीं पर एक्सीडेंट होते ही मृत्यु होगी। जीप की 5 सवारियां घायल हो गई। 5 सवारियां क्या होगी, घायल हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, घायलों को अस्पताल भेजा गया। जैसे जानकारी मिली पुलिस आ गई और जो घायल हुए उनको अस्पताल भेजा गया। उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई। उन 5 में से 2 की हालत बहुत ही गंभीर है। ट्रक ड्राइवर ने दुर्घटना स्थल से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों के सहयोग से उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। अब जिस ट्रक के ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था वो भागने की कोशिश करने लगा, परंतु लोगों के सहयोग से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गलती जीप के ड्राइवर की प्रतीत होती है, परंतु लिखा है गलती शायद जीप के ड्राइवर की। उसने तेज रफ्तार से जीप चलाते हुए ट्रक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जो मरे हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया तथा घायलों से पूछताछ करके मथुरा स्थित उनके परिजनों को सूचित किया तथा जो घायल थे उनसे पूछताछ की और उनके परिवार के सदस्यों को उसकी सूचना दी। तो ये सारी बात जो किसने देखी, कमलेश कुमार जो संवाददाता थे, उसने एक रिपोर्ट के रूप में 8-10 लाइन के रूप में प्रस्तुत की। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों क्या तैयार की जाती है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट लिखने का एक तरीका होता है। तो अपने एग्जाम के अंतर्गत रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी आज यही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।